Good evening, friends. I am Vinod Rawat and you are watching me on my YouTube channel Rawat Classes Jodhpur. In my last two videos, we have been discussing active-passive voice, which is a very important part of your preparation for many exams, including SSC, CHSL and CGL. और इसमें मैं जो पिछले वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर सकती हैं कई कारणों से। उनकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं, उनका ग्रामेटिकल यूजेस हो सकता है। कई बार कई वर्ब्स होती हैं उनके बाद में अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब या कोई इन्फिनेटिव इस्तेमाल करोगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि इनके बाद में जो इन्फिनेटिव आ रहा है वो बेयर होगा, यानी वर्ब के बेस वर्ब होंगे, या वो टू इन्फिनेटिव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम सीखना पड़ेगा। और कई वर्ब्स अपनी फॉर्म के कारण भी परेशानी, ठीक है ना, खड़ी कर सकता है। इट कैन पोज सम प्रॉब्लम टू एनी टेस्ट टेकर बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म्स। तो वो फॉर्म नहीं आएंगे तो आप उसमें फंस जाओगे। तो पिछले जो मैंने आपके दो वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा वो देख लें, ठीक है। और मैं उसको आई कार्ड में भी दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर, और उनके जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करें इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन नए वीडियोस के आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो आज जो पहली वर्ब डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में वो है आपका बिड। ना बिड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इसके बारे में जो डिस्कस करूँगा वो वर्ब के बारे में है। तो बिड के दो अलग अलग अर्थ हैं। ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपका, ठीक है ना। तो पता नहीं रहता आपका, हो सकता है आपको दोनों फॉर्म इसकी वर्ब की आती हो या नहीं आती हो। एक ही आती हो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बिड का एक अर्थ होता है टू ऑफर अ प्राइस। टू ऑफर अ प्राइस खास करके किसी ऑक्शन में, इन एन ऑक्शन, कहीं ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, और वहाँ आप किसी चीज़ के लिए एक प्राइस ऑफर कर रहे हो कि भाई, जिसको हिंदी में बोली लगाना कहते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो इस सेंस में अगर ये आ गया और आपको इसकी फॉर्म नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इफ आई से आई विल नॉट बिड मोर देन 5,000 मीन्स 5,000 रुपीज, ठीक है, फॉर दिस आइटम। तो इस आइटम के लिए 5,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, फॉर दिस आइटम। अब इसका अपने पैसे फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको बिड की फॉर्म नहीं आएंगे तो आप फंस जाओगे ना, ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो मैं आपको इसकी बिड की फॉर्म बता देता हूँ। बिड की फॉर्म इस रूप में हाँ, टू ऑफर अ प्राइस इन एन ऑक्शन के अंदर इसकी फॉर्म ये है, बिड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बिडिंग है, ठीक है। तो इसका आप पैसे फॉर्म बना दोगे आप, ठीक है, ठीक है। मोर देन 5,000 रुपीज विल नॉट बी बिड, ठीक है ना, बाय मी फॉर दिस आइटम, या ऑन दिस आइटम भी आप कह सकते हो। ये पैसे फॉर्म बन गया, अब तो बन जाएगा आपका। अगर फॉर्म नहीं आई तो आप फंस सकते हो, ठीक है। इसको नॉट को यहां से शुरू करें, ये भी एक आपकी सिखलाई है। नॉट मोर देन, ठीक है, 5,000 रुपीज। सेंटेंस नेगेटिव था ना आपका, तो इसको सब्जेक्ट को नेगेटिव बना दो आप सेंटेंस, फिर आपको वर्ब को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। विल नॉट बिड बोलने की पैसिव फॉर्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट मोर देन 5,000 रुपीज, ठीक है आपका, बस ये बोलना पड़ेगा विल बी बिड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिड का बिड ही है, ठीक है, बाय मी ऑन दिस या फॉर दिस आइटम। तो इसमें 5,000 से ज़्यादा बोली नहीं लगाऊंगा। तो ये भी आपने सीखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, मोर देन 5,000 रुपीज विल नॉट बी बिड बाय मी फॉर दिस आइटम, लेकिन ये बेटर चॉइस है। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो एक बिड जिसका मीनिंग होता है किसी ऑक्शन में प्राइस ऑफर करना, बोली लगाना, ठीक है। और बिड बोली भी होती है बाय द वे, नाउन के रूप में, ठीक है। व्हाट वाज द हाईएस्ट बिड फॉर दिस आइटम। तो इसमें सबसे ऊंची बोली कितने रुपए की लगी, तो उसी अमाउंट पे आपके बिड छूट जाएगी और जिसने बिड किया उसको वो चीज़ मिल जाएगी, है ना।
बिड का मतलब अटैम्प्ट भी होता है, वो कभी फिर बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिर मैं अपने आप को बिड के वर्ब के फॉर्म के रूप तक ही सीमित रखूँगा। और दूसरा एक बिड का जो दूसरा अर्थ है बिड का, तो इसका अर्थ होता है टू से या टू टेल, ठीक है, या टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, ठीक है। जैसा एक फ्रेज है ना बिड फेयरवेल, तो किसी को बाय बाय बोलना, कोई जा रहा हो तो या बिड एड्यू, ये सब फ्रेजेस भी आपको आने चाहिए, आपको एड्यू, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है किसी को गुड बाय बोलना, टू से गुड बाय, इसका मीनिंग हो गया, फ्रेज का अर्थ हो गया टू से गुड बाय। और गुड बाय आप कब कहते हो? जब कोई आदमी आपसे दूर जा रहा हो कई दिनों के लिए, तो उसको आपने कह दिया, ठीक है। एक लड़का के अमेरिका जा रहा था, उसके दोस्त आए एयरपोर्ट पे, तो आपने उनके लिए आप सेंटेंस बना रहे हो, उसने कहा दे बिड मी, सॉरी बिड मी, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? दे बिड मी, ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिड जो है आपका वो पास्ट टेंस है, ध्यान रखना आप। कैसे पता कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इस सेंस ये सेंटेंस मैंने पूरा लिखा नहीं है, दे बिड मी, ठीक है, और टीयरफुल फेयरवेल, आगे लिखने जो लिख दो व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये तो आप उसको बिड कर चुके हो, ठीक है ना। आपका ये थोड़ी कहो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रोज ऐसे ही करते हो आप कि दे ऑलवेज बिड मी अ टीयरफुल फेयरवेल, तो आप बार बार कहाँ जाते हो आप, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका फॉर्म गलत हो, कभी इसका प्रयोग आपको सेंटेंस करेक्शन में आ सकता है। इस सेंटेंस पास्ट टेंस में तो आपको बिड बोलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिड की फॉर्म क्या क्या है, तो ये वर्ब आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, और इनको अच्छी तरह सीखने से वॉइस भी ठीक हो जाएगा, और एग्जाम में कभी सेंटेंस करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक में, और इवन आपके सिनोनिम्स में भी, आपका एंटोनिम्स में भी काम आ जाएगा, है ना। तो बिड का कहने के लिए ये फॉर्म है, यानी किसी को बाय बाय बोलने के लिए। एक और अर्थ और भी बताता हूँ अभी आपको, बिड है, बेड है, और थर्ड फॉर्म आपका बिडन है। और इसलिए मैं आपको ये वर्ब करा रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करती हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि इसकी फॉर्म क्या है, तो आप पैसिव फॉर्म कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में था कि दे बेड मी अ टीयरफुल फेयरवेल, अब इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप बनाओ, आपका आई वॉज बिडन, सिंपल पास्ट है तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सिंगुलर है, आई वॉज बिडन, हो गया, अ टीयरफुल फेयरवेल, आगे लगा दो बाय देम, हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, टनाटन। तो इसलिए ये वर्ब कंफ्यूज इसलिए कर सकती है कि उसकी फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। ऑफर मनी के रूप में एक किसी ऑक्शन में, और दूसरा बाय बाय बोलने के लिए, ठीक है ना। एक बिड का मतलब, और ध्यान रखना, बिड का मतलब किसी को, मैंने लिखा ना ऊपर, टू आस्क समबडी डू समथिंग भी होता है, ठीक है, ठीक है, उसका आपने ध्यान रखना है। तो उसके अंदर एक ग्रामर का यूजेज जुड़ा हुआ है कि अगर आप बिड वर्ब का प्रयोग इस सेंस में कर रहे हो, आस्क समबडी टू डू समथिंग, ठीक है, तो उसके एक्टिव फॉर्म में जो ये बिड तो सेंटेंस के अंदर आपकी फिनाइट वर्ब होगी, तो उसके साथ में अगर आप कोई नॉन फिनाइट वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, कोई पार्टिसिपल या कोई लेकिन इस सेंटेंस में मैं पार्टिसिपल का नहीं बल्कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके पास में ऑप्शन है कि वो इन्फिनेटिव बेस फॉर्म होगी, यानी बेयर इन्फिनेटिव होगा या टू इन्फिनेटिव होगा। तो उसमें ऑप्शन है आपके पास में। अगर मैं आपको कहूँ कि आई बेड हिम, तो इसमें टू जो है ऑप्शनल है, मैं उसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, आई बेड हिम टू लीव माई हाउस एट वंस, और इसका मीनिंग हो गया कि मैंने उसको मेरे घर से तुरंत जाने के लिए कहा, ठीक है। टू ऑप्शनल है, लेकिन जब इसका आप पैसिव फॉर्म बनाओगे तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तब आपको बेयर इन्फिनेटिव की जगह टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो इसका आप बना लोगे आप, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब इसीलिए है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सब आसान आती हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव फॉर्म में, ये भी आपने साथ में समझना है, या आप इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो क्या कहोगे, ही वॉज बिडन, थर्ड फॉर्म बिडन, ही वॉज बिडन। अभी ऑप्शन नहीं है आपका इसमें, आपको जो नॉन फिनाइट वर्ब यानी इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही वॉज बिडन टू लीव माई हाउस, ठीक है, और बाकी सब वही एट वंस, हो गया सने साहब। आई होप कि आपके समझ में आया ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अगर इसकी फॉर्म नहीं आएगी तब आप फंस जाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि इसके एक्टिव फॉर्म में
बिड के बाद में इस सेंटेंस में जो आपका ये बेड है यानी बिड का है, बिड का सेकंड फॉर्म है, ये फिनाइट वर्ब है। और ये आपका लीव माई हाउस जो है ना आपका, ये टू लीव माई हाउस, ये आपका टू लीव, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है। तो इसमें आपके सामने आपके पास में ऑप्शन है कि टू का इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन पैसिव फॉर्म में तो आपको जो इन्फिनिटिव इस्तेमाल करोगे नॉन फिनाइट वर्ब, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी बहुत जरूरी है। तो ये आपने चीज़ को सीखना और समझना है, ठीक है। मैं डिक्शनरी में भी इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो कई बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर आपका। ये देखो, ऐसे मैं केवल आपको सेंटेंस उतार के दे रहा हूँ डिक्शनरी का, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आप, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको समझा रखा है। इसका मीनिंग आस्क है, ठीक है। ही बेड देम, तो टू ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो डिक्शनरी सेंटेंसेस में जिसमें आपको कभी आप देखो कि ये जो इन्फिनिटिव है, कोई भी वर्ड है ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है। इसमें आप टू लीव भी कर सकते हैं और विदाउट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं दे बेड देम टू लीव एट वंस, ये भी कर सकते हो दे बेड देम लीव एट वंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन पैसिव फॉर्म में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल बिड यानी वर्ब के साथ में करना पड़ेगा एज नॉन फिनाइट वर्ब। आई होप कि मैं आपको समझा पाया। तो ये पहली वर्ब ये थी और इसीलिए मैं आपको ये वर्ब करा रहा हूँ, ऐसा ना आप फंस जाओ उसके अंदर आपको, ठीक है। तो पहली ये वर्ब थी बच्चों, और आई होप कि आपने ये समझ लिया। छोटे छोटे वर्ब भी हैं, मैं आपको फटाफट कराना चाहूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक वर्ड है शीथ, इसका तो किसी तलवार की म्यान, कवर है ना आपका, स्कैबर्ड, इसका सिनोनिम भी आपको आ जाए स्कैबर्ड, ठीक है ना। तो बाहर का जो आपका कवर होता है, इसके हिंदी में म्यान कहते हैं, वो शीथ है। और इसका जो वर्ब है वो आपका शीथ है, इसके पीछे ई लगता है ना आपका, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर इसका कभी पैसिव फॉर्म बनाने आ जाए इस तरह से, एक तो सेंटेंस करेक्शन में काम आ जाएगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कहना हो कि तलवार को म्यान में डालो, तो आपको बोलना पड़ेगा शीथ द स्वॉर्ड, शीथ द स्वॉर्ड, ये बोलना पड़ेगा ना आपका। तो ये आपने ध्यान रखना, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, शीथ द स्वॉर्ड। और इसमें आप क्योंकि सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, तो सेंटेंस को लेट से भी कर सकते हो आपका, क्योंकि ऑर्डर है लेट द स्वॉर्ड बी शीथ्ड। पास्ट टेंस में पता नहीं लगेगा कि फिर आपके इसके पीछे ई लगता है कि नहीं लगता है, ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये सेंटेंस करेक्शन में काम आ सकता है। ये सेंटेंस में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं सेंटेंस बनाना पूरा, इफ आई से आई ऑर्डर्ड माई सन, जो उसमें बेटे ने तलवार म्यान से निकाल दी, तो पापा ने उसको ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड माई सन, ठीक है, टू शीथ द स्वॉर्ड, ठीक है। और इसमें अगर ये ई नहीं है तो इसमें गलत हो गया, क्योंकि आपका टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये तो नाउन है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना। तो ये मैंने ऐसे नोट करा था, मैं आपको बताऊंगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो है आपका वो ई वाला वर्ड है, ये आपका वर्ब है। और बिना ई वाला जो है ना आपका, वो आपका नाउन है। ये शीथ आपका स्कैबर्ड है। स्कैबर्ड का अर्थ होता है किसी बैनेट का, संगीन का या तलवार का कवर। ये मैंने ऐसे बता दिया आपको, क्या पता किसी रूप में आपको काम आ जाए आपके, है ना। एक ये एक्सप्रेशन आपने सुने होंगे, इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, और एक है आपका इट इज़ हाई टाइम। एक तो इसके साथ में एक चीज़ का प्रयोग है, वो ये है, इन सब के साथ में सिंपल पास्ट का क्लॉज आता है, ठीक है। और तीनों में कोई फर्क नहीं है, एम्फेसिस का फर्क है जोर का, अदरवाइज तीनों में मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। इट इज़ टाइम यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर फादर, इट इज़ टाइम, और सिंपल पास्ट का क्लॉज का अर्थ क्या हुआ, सब्जेक्ट है, और साथ में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वर्ड्स, इट इज़ टाइम यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर फादर। तो कई आपके वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा नॉलेज भी चाहिए होता है आपका, ठीक है। इट इज़ टाइम यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर फादर, सेंस ये होता है कि तुमको अभी तक अपने पापा को सब कुछ बता देना चाहिए था, या अभी समय आ गया है कि तुम अपने पापा को सब कुछ बता दो। एक्चुअली ये सब्जेक्टिव मूड है, तो इसका एक स्पेशल प्रयोग है। वो सब्जेक्टिव मूड वैसे मैंने आपके कई वीडियो में पढ़ाए भी हैं, लेकिन इसको आपको एक बार और पढ़ाऊँगा बाद में। यहाँ पर आपका खोलूँगा तो सब्जेक्टिव मूड खुल जाएगा, है ना आपका। तो ये आपने समझना है। अब इसमें चाहे इट इज़ टाइम लिख दें, इट इज़ अबाउट टाइम लिख दें, इट इज़ हाई टाइम लिख दें, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
इट इज टाइम फॉर यू टू टेल एवरीथिंग टू योर फादर। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आपको ऐसे भी कह सकते हैं, आप टेल एवरीथिंग टू योर फादर। ठीक है, तो आप इसका पैसिव फॉर्म भी बना सकते हो। और इसके बीच में जो आपका ये यू टोल्ड आपने क्लॉज लगाया है ना, इसके बीच में दैट अंडरस्टूड है, लेकिन जनरली वी डू नॉट से इट और राइट इट। आप सीधा लिखते हो इट इज टाइम, ठीक है, आपका यू डिड इट, इट इज टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, इट इज टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग सम मनी फॉर द फैमिली। खूब सारे सेंटेंस बनाओ आपका। इट इज टाइम यू गॉट मैरिड, पापा कह रहे हैं आपसे। ये सब सेंटेंस बना के बोला करो ताकि आपकी इंग्लिश सुधरे। इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम यू गॉट मैरिड एंड सेटल डाउन, कि अभी तक तेरे को शादी करके सेटल डाउन हो जाना चाहिए था आपका। या अभी या इसका अर्थ ये भी हो गया कि ये उचित समय है कि तू शादी कर ले और सेटल हो जाए। अब इसका पैसिव फॉर्म आप बना सकते हो। इसका तो पैसिव फॉर्म कैसे बनाओगे, ठीक है ना आपका, इसका पैसिव फॉर्म बनेगा नहीं, ठीक है, इसका बन जाएगा। इट इज टाइम फॉर यू टेल एवरीथिंग फादर, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, इट इज टाइम फॉर योर फादर टू बी टोल्ड एवरीथिंग बाय यू। स्पेशल प्रयोग है आपका, ध्यान रखना। इट इज, ऐसे लिखिए, इट इज टाइम फॉर योर फादर टू बी टोल्ड, टू टेल का पैसिव हो गया, टू बी टोल्ड एवरीथिंग बाय यू। इट इज टाइम फॉर योर फादर टू बी टोल्ड एवरीथिंग बाय यू। इसका पैसिव फॉर्म थोड़ा सा अलग हटके है, मैं यही चाहूँगा आप ये सब सीखें, बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें जो आपका प्रयोग है इट इज टाइम का, वो आपने सीखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि आपको लगे फिर इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कहा, एक बंदा बीमार था, तो वो चाह रहा था कि आप मेरी मम्मी पापा को मत बताओ, अननेसेसरी वो चिंता करना शुरू कर देंगे। तो किसी ने कहा नहीं, आप तो बताना पड़ेगा, तेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, कल हम दोस्तों को गालियाँ पड़ेंगी। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है। उनको मना कर देंगे, आप मत आना, हम देख लेंगे, ठीक है ना आपका। तो किसी ने कहा, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम वी इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स अबाउट योर हेल्थ, है ना। तो ये जो क्लॉज है आपका, वी इन्फॉर्म्ड, ये सिंपल पास में ही रहेगा, ये नहीं वो इट इज़ अबाउट टाइम वी इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, गलत हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँ, ये भी आपको आना चाहिए। और इसमें दैट का जो क्लॉज है, दैट कंजक्शन है, वो आपका अंडरस्टूड है, इसको बोला नहीं जाता है, लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन ये दैट यहाँ पर है। इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स अबाउट योर हेल्थ, है ना। और ये क्लॉज हमेशा पास्ट में रहता है, सिंपल पास्ट में, ध्यान रखना, और किसी टेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आप इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बनाओगे, इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है ना आप, इट इज़ अबाउट टाइम योर पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है ना। इसका पैसिव बना सकते हो आराम से आप, है ना। अभी देखो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जब आपको एक बार मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आप मैं ऑप्शन बनाऊंगा, मैं ऐसे उल्टे पुल्टे, तो आपने उसमें से सही पकड़ना है। क्योंकि अगर आपका ऐसा किया हुआ है तो करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको कहा है एग्जाम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका नॉलेज और दूसरा आपके नॉलेज का एप्लीकेशन। और कई लोग तो नॉलेज के एप्लीकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका पैसे बना लोगे ना अभी आप लोग। इट इज़ अबाउट टाइम योर पेरेंट्स वर टोल्ड, यू वर इन्फॉर्म्ड, जो भी वर्ब है, अबाउट योर हेल्थ। पैसे कौन हो गया, शानदार आप, ठीक है। वी इन्फॉर्म की जगह वर इन्फॉर्म्ड अबाउट योर हेल्थ। तो इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ कि ये आपको जो आपकी वर्ब की फॉर्म है ये आपको अच्छी तरह से आए। अब दूसरी वर्ब दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लेट का प्रयोग। ये तो आपको वैसे भी आता भी होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ऐसी वर्ब है जिसकी तीन फॉर्म लेट 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 होती है ना। ये लेट 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 है और प्रेजेंट पर्स होता है लेटिंग। लेट का इसका मीनिंग होता है टू अलाउ करना, टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। लेट की खास बात है कि एक्टिव में और या पैसिव फॉर्म में लेट के बाद में जो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब आती है वो हमेशा विदाउट टू आएगी। इन्फिनिट जो होगा वो विदाउट टू होगा, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना आपका कि मैं तेरे को यहाँ नहीं खेलने दूंगा, तो मैं आपको कहूँगा आई विल नॉट लेट यू प्ले हेयर, विल नॉट लेट यू प्ले हेयर, है ना। तो ये जो लेट के बाद में आपने प्ले वर्ड लगाया ना, ये प्ले, ये वर्ब नहीं है, ये आपका
नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, लेकिन इसमें एक सीखना आपने नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टू प्ले भी होता है, आई विल नॉट लेट यू टू प्ले हियर कह दिया आपने तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं आपको। नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये आपका जानना सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, और ये ठीक हो जाएगा, टू हटा दो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप पैसिव बनाओगे तो होता क्या है कि कई बच्चों को पता है कि पैसिव वर्ब में बेयर की जगह टू इन्फिनिटिव लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। लेट के एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में लेट के बाद में आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब यानी इन्फिनिटिव वो विदाउट टू होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म बना कैसे करोगे तो बोलो यू विल नॉट बी लेट प्ले हियर। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये मेरे ख्याल सबको आता है, बचपन सीखते आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपने प्ले में टू लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। तो जब भी इसके ऊपर कोई सेंटेंस आपको आएगा, ध्यान रखना, तो उसके ऑप्शन में ये वर्ड भी होगा और वो गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो एक ब्लू लाइन भी लगी है, दिस इज रॉन्ग, तो टू हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप ये लाइन भी हट जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ पाए, है ना। तो लेट का ये प्रयोग आपको सबको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आपने कि लेट का प्रयोग जब हम करते हैं तो एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद में जो नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जो आपका इन्फिनिटिव आता है उसके पहले आपने टू का प्रयोग नहीं करना, वो आपका बेयर इन्फिनिटिव होगा यानी वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक वर्ब और है हेल्प। हेल्प का फ्रेज बनता है हेल्प समबडी डू समथिंग, और इसमें ये एक्टिव फॉर्म है, तो इसमें टू जो है ना आपका वो ऑप्शनल है। जब मैं किसी वर्ड के लिए कहता हूँ ऑप्शनल है तो उसमें आप चाहे तो लगा दें चाहे मत लगाएं, दोनों सेंस में वो सेंटेंस ठीक होगा। अगर डिक्शनरी में इसकी एंट्री देखोगे तो टू को ब्रैकेट में रखा गया होगा। अगर मुझे कहना है कि उसने मेरे को इंग्लिश सीखने में मदद की तो मैं कहूँगा ही हेल्प मी। अब ये टू लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। ही हेल्प मी लर्न दिस लैंग्वेज, उसने इस लैंग्वेज को सीखने में मेरी मदद की, ठीक है ना आपका। लेकिन अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे तब तो वो ऑब्लिगेटरी है कि आपको इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी हेल्प के बाद में एज नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका पैसिव बनाओ क्या करोगे, तरीका वही है, ये वर्ब है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दो, फिर टेंस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगा दो, आई वाज हेल्प। अब टू लर्न लिखना आपका बहुत जरूरी है, आई वाज हेल्प टू लर्न दिस लैंग्वेज। और बाय हिम को पहले लगा दो बाद में लगा तो कोई फर्क नहीं होता। आई वाज हेल्प टू लर्न दिस लैंग्वेज बाय हिम। आई होप कि आपको समझ आ गया। अभी आपके पास में चॉइस नहीं है, ध्यान रखना। एक्टिव में चॉइस था टू लगाना है या नहीं लगाना है। मैं डिक्शनरी में आपको एंट्री दिखाता हूँ। ये जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ये आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, डिक्शनरी सिखाने या ग्रामर सिखाने के नहीं है, लेकिन उसमें दिए गए सेंटेंसेस हमको बहुत हेल्प करते हैं और 100% करेक्ट होते हैं। ध्यान रखना आप, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है ना आपका। तो जो अंग्रेज़ों की मदर टंग है उसके हिसाब से, और पढ़ लिखे अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई डिक्शनरी है, तो सेंटेंस गलत कैसे हो सकते हैं। द 10,000 पाउंड लोन, ठीक है, 10,000 पाउंड लोन फ्रॉम द बैंक हेल्प हर। तो देखो टू को आपका ब्रैकेट में रखा गया, आप चाहो तो टू लगा दो या मत लगाओ आपका। हेल्प हर टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो 10,000 रुपये की जो बैंक से उसको लोन मिला था, उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको मदद मिली, ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन जब पैसिव फॉर्म बनाओगे, ठीक है, शी वॉज हेल्प्ड, ठीक है ना आपका, शी वॉज हेल्प्ड विथ 10,000 लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, ऐसे कर दोगे आप, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हेल्प वर्ब का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से एक और आपकी वर्ब है विच इज़ ए पॉजिटिव वर्ब, वो है आपका मेक। मेक का नॉर्मल प्रयोग सबको आता है, बनाना होता है आपका, ठीक है ना आपका। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ही मेड अ सीरियस मिस्टेक। मिस्टेक क्या डू नहीं लगाते हैं, डू अ मिस्टेक नहीं होता, वो कोलोकेशन नहीं है उसका, टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है ना। टू मेक ए स्पीच भी आप कह सकते हो, लेकिन ये मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एज पॉजिटिव वर्ब, ये स्पेशल प्रयोग है इसका। और पॉजिटिव वर्ब के रूप में इसका यूजेज भी डिफरेंट है। इसका फ्रेज बनता है टू मेक समबडी डू समथिंग। अब इसमें टू ना तो ऑप्शनल है ना आपने लगाना है, और इसको अगर आपने टू डू बोल दिया तो गलत हो जाएगा।
और इसके अंदर एक कंपल्सन का सेंस भी होता है, किसी को जबरदस्ती कोई काम करने का सेंस भी होता है। इफ आई से ही मेड मी ड्रिंक, ठीक है, तो उसने इसका मतलब उसने मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई, ठीक है। तो अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया ही मेड मी टू ड्रिंक, तो ये गलत हो जाएगा। और ड्रिंक वर्ड जो है उसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब दारू पीना और शराब पीना ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सेंटेंस अभी गलत हो गया बच्चों, ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। सही करोगे तो इसमें ट्रू हटा दूँ, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन जब आप पैसिव फॉर्म बनाओगे तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना ही करना है। तो पैसिव फॉर्म बनाओ, क्या करोगे फिर वही, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दो आई वॉज, और टेंस आपका चूंकि सिंपल पास्ट में है तो वाज मेड हो जाएगा, आई वॉज मेड टू ड्रिंक, हो गया। चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन एक बार आपके हाथ से ये निकलनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पैसिव फॉर्म बन गया आप बिना किसी गलती के, फर्स्ट क्लास आपका, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये विशेष वर्ब्स हैं, और जैसे जैसे प्रयोग कर रहे हो तो वो आपने ध्यान रखनी है। ये कुछ वर्ब्स थी जो रह गई थी, जो मैंने आपको कराया, ठीक है। और बाई चांस कोई ऐसी वर्ब है कि जो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, जैसे आपने किसी को कहा गो होम, तो अपने एसएससी में तो इसको अभी पैसिव फॉर्म बना देते हैं वो, बस इसका तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें होम जो है आपका नाउन है नहीं, इसमें होम आपका एडवर्ब है, क्योंकि वेयर का जवाब है, गो वेयर तो होम। तो इस कंस्ट्रक्शन में होम आपका एडवर्ब है। इफ आई से दिस डॉग नीड्स अ होम, तब इसमें होम आपका नाउन है। ये छोटी चीज़ें जो हमने समझनी है, आपने प्रयोग करते रहो। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाना हो तो आगे लिख दो, या तो ये कह दो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, या यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम, है ना। तो गो का टू गो होम हो जाएगा, तो आप इसका आगे ये लगा दें। कोई कहेगा पैसिव फॉर्म का है, ये पैसिव फॉर्म बन गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड, नहीं बन गई, आगे लगा दो टू गो होम। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कुछ वर्ब रह रही थी। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, हो सकता है कल ही बना पाऊँ, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका जवाब हाँ या ना में होता है, आर यू हैप्पी, दैट्स राइट, है ना, इजी कमिंग एयर, यस और नो। और दूसरे होते हैं WH फैमिली से बनने वाले। WH फैमिली से बनने वाले जो सवाल होते हैं, उनका उत्तर हाँ या ना में नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे बनाने हैं वो, उनमें क्या बदलाव होता है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि आपके कुछ क्लैरिटी जो है वो आपका पैदा हुई होगी, है ना। जो इन शब्दों के लेके कोई डाउट है तो वो आपका हट गया होगा, तो इनको यूज़ करें। तो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू काइंडली लाइक, है ना, आपका शेयर इट, लाइक इट, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है मैं कल ही आपको ये वीडियो लेके आ जाऊँ। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।